वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है कि एक जो वायरस होता है उसकी लाइफ साइकिल, उसके जो वायरस की जो लाइफ है वो कैसे शुरू होती है और कहाँ पे जाके एंड होती है और ये साइकिल कैसे रिपीट होता है। ठीक है, एक जनरल हम कॉन्सेप्ट देंगे जिसके बाद इसके बारे में हम फिर वन बाय वन किसी स्पेसिफिक वायरस को कंसीडर करके उसके लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है एक जनरल टॉपिक होने वाला है और वो एक क्वेश्चन है जिसको हमें आंसर करना है कि हाउ वायरसेस complete their life cycle। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है कि जो वायरसेस हैं उनके मतलब लाइफ कहाँ से शुरू होती है और कहाँ किस किस स्टेप से गुजरती है और कैसे मतलब एक वायरस से मजीद जो वायरसेस हैं वो बनते हैं, एक लाइफ साइकिल उसका कैसे कंप्लीट होते हैं। जनरल वायरसेस के बारे में, ठीक है, हम किसी स्पेसिफिक के बारे में नहीं जा रहे, बल्कि जैसे हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस डिस्कस किया था ऐसे ही हम जनरल जो लाइफ साइकिल है वायरसेस का वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने भी वायरसेस हैं उनमें ये स्टेप्स होंगे। फिर हर स्पीशीज के हर वायरस के टाइप्स के लिए वो स्टेप्स के अंदर मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो स्टेप्स हैं जिनको नाम दिया जाता है, जिन मराहिल से एक वायरस ने गुजरना होता है, वो तकरीबन सभी के लिए ऐसे यही स्टेप्स होंगे जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में भी एक बात की थी कि वायरसेस के बारे में एक खूबी कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये बात हमने याद हो तो डिस्कस की थी कि जो वायरसेस हैं हमारे पास वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का क्या मतलब होता है? सवाल ये उठता है ना कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या भला है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होंगे जिनको डिवाइड करने के लिए, जिंदा रहने के लिए किसी ना किसी होस्ट की जरूरत मस्ट होती है। अगर वो होस्ट में ना रहे तो वो जिंदा नहीं रह सकते। उनको कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। उनको क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऐसे पैरासाइट्स जिनको जिंदा रहने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए और एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए किसी ना किसी होस्ट की जरूरत होती है, उसको क्या बोलेंगे? मस्ट होती है कि अगर उसको वो होस्ट ना मिले या वो होस्ट से निकल आए तो वो जिंदा नहीं रहते, वो मर जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। तो ऐसा ही हमारे पास वायरसेस के बारे में, लेकिन वायरसेस डेड नहीं होते, ये होस्ट से निकल के ए सेलुलर पार्टिकल्स बन जाते हैं जब तक इनको कोई नया होस्ट नहीं मिलता। लेकिन होते ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं कि अगर वायरसेस को रिप्रोड्यूस करने, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? अपनी औलाद बनाना है, अपने बच्चे पैदा करने, अपनी जैसी चीजें पैदा करनी है, जैसे वायरसेस पैदा करने, तो उनके लिए इनको क्या करना है? इनको एक होस्ट ढूंढना है। होस्ट के अंदर ही ये हमारे पास रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में क्या बातें होंगी? नंबर एक बात जो इसमें हमने याद रखनी है कि कैन ओनली रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है? अपनी प्रोजेनी बनाना, अपनी औलाद बनाना, प्रोड्यूस प्रोजेनी। तो कैन ओनली रिप्रोड्यूस इन होस्ट सेल्स के मतलब अगर होस्ट के सेल्स ना हो, होस्ट इनके पास अवेलेबल ना हो, जैसे एक बैक्टीरियोफेज है, तो वो जब तक किसी बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं होगा तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपने प्रोजेनी या मजीद वायरसेस नहीं बना सकता। सो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में पहली बात क्या है कि ये कैन ओनली रिप्रोड्यूस इन होस्ट सेल्स। तो मतलब इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट सेल की जरूरत होती है। इसके बाद दूसरी बात ये है कि इसको जितने भी प्रोटीन्स बनाने, क्या करना है? वायरसेस के जितने भी इसको रिक्वायर्ड प्रोटीन्स है, वायरल प्रोटीन्स है या वायरल जीनोम्स है या रेप्लिकेशन है, सब के लिए इनको करना होगा होस्ट की मशीनरी को यूज करते हैं। सो अगली बात क्या है कि दे यूज होस्ट मशीनरी। होस्ट की मशीनरी, होस्ट के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, चाहे वो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज हो, डीएनए पॉलीमरेज हो, हमारे पास राइबोसोम्स हो, हमारे पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी मशीनरी जितनी भी होस्ट सेल की होती है वो सारी ये यूज करेंगे अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए, मतलब वायरल प्रोटीन्स बनाने के लिए, वायरल जीनोम बनाने के लिए, वायरल आरएनए बनाने के लिए, वायरल डीएनए बनाने के लिए, मतलब चीजें वो होस्ट की यूज करेंगे लेकिन अपने फायदे के लिए। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में पहली बात क्या है कि इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट सेल की जरूरत होती है। दूसरी ये है कि इनको एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, वो रिप्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो मेटाबोलाइट्स चाहिए होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं, जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए तो उनको प्रोटीन बनाने में या उनको जीनोम बनाने में, वो भी ये होस्ट की मशीनरी को यूज करना होता है। इनको किसको यूज करना होता है? होस्ट की मशीनरी को यूज करना होता है। तो फिर क्या करें? जब ये दो बातें इन्होंने मस्ट करनी है तो इनके लिए जरूरी क्या है कि एक वायरस जो है वो एक होस्ट सेल के अंदर इन्वेड करे। मतलब कोई भी एक वायरस है, बिल्कुल एक वायरस है और ये एक होस्ट सेल है, तो इसको डबल होने के लिए, इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने बच्चे पैदा करने के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है? होस्ट सेल की, और उसकी मशीनरी की जरूरत होती है। उसके लिए क्या करेगा? ये होस्ट जो है वो किसी ना किसी तरीके से इसके अंदर आएगा। ये जो बैक्टीरिया, ये जो हमारे पास वायरस है, वो किसी ना किसी तरीके से होस्ट सेल के
अंदर आएगा। होस्ट सेल के अंदर आने के बाद जो है ना वो अपना मशीनरी भी होस्ट सेल की यूज करेगा और इंजाइम्स भी यूज करेगा, प्रोटीन्स भी यूज करेगा, सारी चीजें वो होस्ट सेल की यूज करेगा। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या होगा कि एंट्री करे किसी न किसी तरीके से होस्ट सेल में। उसके बाद किसी न किसी तरीके से ये जो होस्ट की मशीनरी है उस पे मतलब होस्ट से उसकी हुकूमत छीन ले, उसकी जगह खुद वहां पे बैठ जाए, तो किसी न किसी तरीके से ये टेक ओवर करेगा। किसका करेगा? टेक ओवर करेगा होस्ट की मशीनरी को। किसकी मशीनरी को? होस्ट की मशीनरी को किसी न किसी तरीके से ये टेक ओवर करेगा। टेक ओवर करने के बाद फिर अपने ये प्रोटीन्स भी बनाएगा और अपने बाकी सारे काम करेगा। मतलब अगर जब इसने टेक ओवर कर लिया तो ये जो होस्ट के जो आरएनए है या होस्ट के प्रोटीन की सिंथेसिस है, होस्ट की रेप्लिकेशन है, उन सारों को ये ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? कोई भी वायरस क्या करेगा? जब वो एंट्री कर ले तो वो जो होस्ट के जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, चाहे वो प्रोटीन्स बना रहे थे, चाहे वो आरएनए बना रहे थे, चाहे वो अपने लिए डीएनए रेप्लिकेट कर रहे थे, जो भी उनकी मशीनरी है, उनकी सिंथेसिस को, उनके बनने के प्रोसेस को, उनकी प्रोडक्शन को ये क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। ये वायरसेस के लिए है, तो इसकी वजह से इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बोलते हैं। तो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इनको एंट्री भी करनी है किसी न किसी तरीके से। एंट्री के बाद जो होस्ट की मशीनरी है उसको टेक ओवर भी करना है और उसके बाद अपने प्रोटीन्स भी बनाने। प्रोटीन बनाने के बाद इसको बाहर भी निकलना है। जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक इन्फेक्शियस वेरिएंट जो मजीद जो इन्होंने अपने बच्चे प्रोड्यूस किए थे इस वायरस ने, वो जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो अगले सब को इफेक्ट कैसे करेंगे। तो इस वजह से कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हर वायरस जो है ना अडॉप्ट करता है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक जनरल स्टेप्स है। फिर हम जब स्पीशीज से रिलेटेड जाएंगे तो कुछ स्पीशीज एक मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे, कुछ स्पीशीज दूसरा मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे वायरसेस के। जैसे बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल अलग है, एचआईवी का लाइफ साइकिल अलग है, हर्पीज वायरस का लाइफ साइकिल अलग है। वो सारे अलग अलग है, उसमें मतलब मैकेनिज्म डिफरेंट इन्वॉल्व है क्योंकि वहां पे होस्ट डिफरेंट होते हैं। बैक्टीरियोफेज के लिए बैक्टीरिया होस्ट होते हैं तो वहां पे मैकेनिज्म डिफरेंट होंगे। एचआईवी के लिए होस्ट हमारे सेल्स होते हैं, हमारे टी सेल्स होते हैं, तो वहां पे मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। एचएसवी के लिए हमारे डिफरेंट सेल्स होते हैं तो वहां पे मैकेनिज्म डिफरेंट होगा क्योंकि वहां पे होस्ट डिफरेंट है। लेकिन जो जनरल स्टेप्स हैं वो सारे वायरसेस फॉलो करेंगे। जो आज यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, जो समझने जा रहे हैं, वो स्टेप्स सारे वायरसेस जो हैं वो फॉलो करते हैं। उन स्टेप्स के अंदर मैकेनिज्म पे डिफरेंट हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन स्टेप्स के बारे में, ऐसे जो स्टेप्स हैं जिनके बारे में पता होना जरूरी है कि कोई भी वायरस हो उसको एटलीस्ट ये स्टेप्स परफॉर्म करना मस्ट है। अब अगर फेडरल बोर्ड की बुक में देखें फर्स्ट ईयर के लेवल पे तो वहां पे उन्होंने 5 स्टेजेस शो की हुई है। कितने स्टेजेस शो की हुई है? 5 स्टेजेस शो की हुई है। लेकिन असल में बता दूं, जब तुम एडवांस में जाओगे, एडवांस लेवल पे, तो एडवांस लेवल पे क्या होगा कि यही हमारे पास 7 स्टेप्स हो जाएंगे। एडवांस लेवल पे क्या होंगे? यही स्टेप्स हमारे पास होंगे 7। लेकिन बायोलॉजी फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड में इसको 5 स्टेप से शो किया हुआ है। तो मैं 7 स्टेप्स बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें से कौन से 2-2 स्टेप्स इन्होंने एक ही स्टेप में जोड़े हुए। तो सबसे पहले देखो इसका निमोनिक याद करो कि उन स्टेप्स को हमने कैसे याद रखना है। उसके लिए एक फ्रेज है कि अ पर्पल क्या? अ पर्पल एप्पल माइट रेडन। क्या है कि एक पर्पल जो सेब है, जो एप्पल है, वो रेड भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है। इस चीज को याद रखो और इसके जो पहले पहले हर्फ है उनको भी याद रखो। सबसे पहले हमारे पास पहला स्टेप आता है अटैचमेंट। पहला स्टेप क्या आता है? अटैचमेंट। आप फेडरल बोर्ड की बुक में अटैचमेंट का नाम नहीं है, इसकी जगह एड्सॉर्प्शन का नाम है। किसका नाम है? एड्सॉर्प्शन। तो अटैचमेंट का दूसरा नाम एड्सॉर्प्शन भी हो सकता है, ठीक है? दोनों है, कुछ बुक्स में अटैचमेंट होगी, कुछ बुक्स में एड्सॉर्प्शन होगी। सही हो गया। उसके बाद अगला ये 3 वर्ड्स है, इसके 3 स्टेप्स होंगे। पहला अटैचमेंट है, दूसरा हमारे पास क्या है? पेनिट्रेशन। दूसरा क्या है हमारे पास? पेनिट्रेशन। अब देखो नाम से अटैचमेंट में मतलब क्या है कि वो जो सेल है, वायरस है, वो होस्ट सेल के साथ जुड़ेगा, अटैच होगा। अटैच होने के बाद वो पेनिट्रेट करेगा, अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद क्या होगा? उसकी होगी अनकोटिंग। ये जो यू है इसका मतलब क्या है? अनकोटिंग। अब अनकोटिंग का मतलब क्या होता है? कपड़े उतारना, जैकेट उतार देना। अनकोटिंग, वहां पर भी वो अपने कपड़े उतारेगा वायरस। कैसे उतारेगा वो हम बाद में देखेंगे। तो तीसरा स्टेप अनकोटिंग होगा। चौथा स्टेप होगा हमारे पास ये वाला जो आर है, इसका मतलब होगा रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होगा? रेप्लिकेशन। 7 स्टेप से याद रखना। बेसिकली वायरोलॉजी की जितनी भी बुक्स होंगी उसमें ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 7 स्टेप्स बताया हुआ है। लेकिन फेडरल बोर्ड वालों का अपनी दुनिया है तो उन्होंने इसको 5 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया मुझे समझ नहीं आ रही। जब बच्चों ने बाद में 7 स्टेप्स पढ़ने तो अभी उनको 7 क्यों नहीं बताए जा रहे, उनको 5 कर दिया। हालांकि वो है यही स्टेप्स।
ठीक है। तो फिर क्या है, ये चौथा हमारे पास रेप्लिकेशन होगा। पांचवा जो ए है हमारे पास है, इसका मतलब होगा असेंबली। इसका मतलब क्या होगा, असेंबली। और अगला जो एम है, छठा स्टेप एम वाइट वाला एम, वो होगा मैचुरेशन, बालिग होना, मेच्योर होना, मैचुरेशन। यहाँ पर वायरसेस के जो बच्चे हैं वो भी मेच्योर होंगे। और आखिरी स्टेप्स होगा आर जो है रिलीज का, निकलेंगे। देखो अब स्टेप से पता चल गया कि जो वायरस है वो कितने स्टेप से गुजरेगा। पहले हमारे पास अटैचमेंट होगी जिसमें वायरस जुड़ेगा होस्ट सेल के साथ। फिर पेनिट्रेशन है जिसमें वायरस जो है ना अंदर घुसेगा होस्ट सेल के। फिर अनकोटिंग है, घुस के अपने कपड़े उतारेगा, अपना जीनोम शो करेगा, नेकेड कर देगा। उसके बाद जीनोम की होगी रेप्लिकेशन। किसकी जीनोम की रेप्लिकेशन होगी, वायरस की जीनोम की, याद रखें किसकी जीनोम की, वायरस की जीनोम की होगी रेप्लिकेशन। उसके बाद रेप्लिकेशन होने के बाद फिर ट्रांसलेशन, और जो इसी रेप्लिकेशन के अंदर हमारे पास ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन भी इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये चीज भी हमारे पास किसमें इन्वॉल्व होती है, रेप्लिकेशन में। उसके बाद असेंबली है जिसमें जो चीजें, जो प्रोटीन बन गए, जो आरएनए या डीएनए बन गया, वो सारा हमारे पास क्या होगा, असेंबल होगा। क्योंकि जीनोम अब वायरस के हेड में पड़ा होगा तो हेड बनेगा, उसके अंदर जीनोम घुसेगा, टेल वगैरह बनेगी या एम्बायरक वगैरह सब कुछ बनेगा। तो वो असेंबली होगी। असेंबल होने के बाद, क्योंकि वो प्री मेच्योर, उसको क्या बोलेंगे, प्री मेच्योर वेरियन, अभी वो मेच्योर नहीं हुए जब असेंबल हुए, प्री मेच्योर वेरियन। उसके बाद जब वो मेच्योर होंगे उस स्टेप को कहेंगे मैचुरेशन। फिर मेच्योर होने के बाद वो जो वेरियंस है वो सेल से बाहर निकलेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलीज। ये 7 स्टेप्स हैं जिनको हमने अभी वन बाय वन क्या करना है, समझना है। ठीक हो गया। तो इन स्टेप्स को मैं यहीं पे लिखूंगा और यहां से समझना शुरू कर देते हैं। सो देखो अब हमारे पास बिल फर्ज मैं यहीं से ले लेता हूं, ये एक सेल है हमारे पास। क्या है हमारे पास, एक सेल है, एक होस्ट सेल है। इसको मैं लिख लेता हूं होस्ट सेल। HC क्या होगा हमारे पास, ये होस्ट सेल है, ये वाला जिसके अंदर ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक वायरस है। मैं इस वायरस को कैसे बनाऊं यार, जनरल से एक वायरस बना देता हूं कि ये हमारे पास एक वायरस है। उस वायरस के अंदर ये एक वायरस है, ठीक है। और उसके अंदर पड़ा हुआ है उसका जीनोम। क्या पड़ा हुआ है, उसका जीनोम पड़ा हुआ है। यह वायरस आएगा सबसे पहले, अब ये बाहर पड़ा हुआ है, सबसे पहले स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा अटैचमेंट या फिर एड्सॉर्प्शन। दोनों का मतलब सेम है। अटैचमेंट का मतलब क्या होगा कि ये वायरस उठ के इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या जो भी आउटर वॉल होगी, आउटर स्ट्रक्चर होगा इस सेल का, उसके ऊपर ये अटैच होगा। क्या होगा, अटैच होगा या एड्सॉर्ब होगा, अटैच होगा या फिर एड्सॉर्ब होगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं अटैचमेंट। लेकिन वो अटैचमेंट में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इन जनरल अगर बता दूं तो सबसे पहले देखो एक जो स्टेप्स हो सकते हैं अटैचमेंट के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, अभी हम एग्जैक्ट कर रहे हैं अटैचमेंट। तो अटैचमेंट के अंदर की अगर बात करूं तो या तो उसके अंदर होगी एंडोसाइटोसिस। उसके अंदर क्या होगी, एंडोसाइटोसिस। याद रखना, हम किसी चीज के डीप में नहीं जा रहे। इसके लिए जब हम वायरोलॉजी पे प्रॉपर काम शुरू करेंगे, प्रॉपर उसकी प्लेलिस्ट बनेगी, तो उसमें हम फिर एडवांस लेवल पे सोचेंगे। फिर एक एक लेक्चर जो होगा एंडोसाइटोसिस पे होगा, एक एक लेक्चर अटैचमेंट पे होगा, एक एक लेक्चर पेनिट्रेशन पे होगा, वो अलग से। अभी हम ओवरऑल एक चीज जो है ना उसको समझ लें जनरल में। तो एक प्रोसेस अटैचमेंट या एडसॉर्प्शन के अंदर हो सकता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि एक सेल बाहर के कोई फूड पार्टिकल या कोई और पार्टिकल है उसको इनगल्फ कर देता है अपने साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। मतलब वो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ चीज लेना, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो ये जो वायरस है, हाँ, ये वायरस या तो एंडोसाइटोसिस के जरिए से अंदर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे कोई वायरस आ गया, अब ये वायरस जो है वो एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर आ जाएगा। एक ये काम हो सकता है। दूसरा ये है, ये हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, मतलब ये कोई सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये रिसेप्टर वायरसेस के लिए नहीं बने, ये जो रिसेप्टर्स है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये वायरसेस के लिए नहीं बने, इसके और डिफरेंट काम होते हैं होस्ट सेल के मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कुछ रिसेप्टर्स हैं वो दूसरे सेल्स के साथ जोड़ने में हेल्प करते हैं, कुछ रिसेप्टर्स हैं जो सिग्नल रिसीव करते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होंगे जो कि अंदर क्या हो रहा है वो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में बता रहे होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स पर मतलब डिफरेंट काम कर रहे होते हैं अपने रिसेप्टर्स। तो ये वायरस क्या करता है, ये वायरस उनमें से कोई खास रिसेप्टर जिसके साथ वो वायरल अटैचमेंट प्रोटीन याद आ रहे हैं अब, जो वायरस के बेस पे या वायरस के साथ जो हमारे पास इन्वेलप या नेकेड जो भी होती है उसके अंदर वायरल अटैचमेंट प्रोटीन्स होती हैं। तो हमने कहा था कि वो वायरल अटैचमेंट प्रोटीन्स क्या करती हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड कर लेती हैं, उनके साथ क्या कर लेती हैं, बाइंड कर लेती है, और एक सेल यहाँ आके जुड़ जाता है। इसको कहेंगे अटैचमेंट। तो या तो एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर डायरेक्ट आ सकता है, उसमें ये अटैचमेंट और पेनिट्रेशन। अब जो फेडरल की बुक में है ना,
ये अटैचमेंट और पेनिट्रेशन ये एक स्टेप में बताया गया। हालांकि ये अलग अलग स्टेप है, पहले अटैच होगा उसके साथ पेनिट्रेट करेगा। लेकिन अगर हम एंडोसाइटोसिस की बात करें तो एंडोसाइटोसिस में जैसे यहाँ पे आता है तो साथ ही पेनिट्रेट भी कर जाता है, मतलब सेल के अंदर चला जाता है। इस वजह से जो अटैचमेंट या एब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन का जो हमारे पास स्टेप है ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है। कभी कभी समझ नहीं आती कि एब्जॉर्प्शन पहले होगी या पेनिट्रेशन पहले होगी, लेकिन जैसे वायरस सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचे उसके पास सीधा अंदर, तो जैसे एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में होता है। यहाँ पे रिसेप्टर के जरिए यहाँ पे बाइंड कर जाता है। अब डिफरेंट वायरसेस के लिए डिफरेंट रिसेप्टर्स है, मैं सारों को नहीं बता रहा, लेकिन देखो अब HIV आगे हमने पढ़ना है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, तो उसमें देखो हमारे जो T सेल्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं CD4 रिसेप्टर्स। याद आ रहा है कुछ? उनके ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? CD4 रिसेप्टर्स। तो हमारे पास ये जो वायरस है HIV वायरस, वो CD4 रिसेप्टर के साथ क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है। स्पाइक्स के जरिए क्या कर लेता है? GP120 स्पाइक्स होती हैं, उनके जरिए वो CD4 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेता है। फिर कुछ वायरसेस जैसे कि HIV है उनको रिसेप्टर के साथ साथ कुछ को रिसेप्टर की भी जरूरत होती है। जैसे कि इसी हमारे पास HIV में CD4 तो उसका मेन रिसेप्टर है, साथ साथ में उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर CCR हमारे पास 5 जो है या CXCR4, ये दो को रिसेप्टर्स हैं इसी सेल मेम्ब्रेन के। जब हम एडवांस लेवल पे देखेंगे तो हम इस पे पढ़ेंगे कि ये क्यों जरूरी है। तो फिर HIV को CD4 के साथ साथ इनमें से किसी एक रिसेप्टर का होना भी लाजमी हो जाता है, क्या करने के लिए? अटैच होने के लिए या पेनिट्रेट करने के लिए। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम अटैचमेंट। फिर कुछ जो हमारे पास होते हैं वायरसेस उनके लिए डिफरेंट रिसेप्टर्स की जरूरत होती है। जैसे हमारे पास ICAM रिसेप्टर एक होता है, कौन सा? ICAM रिसेप्टर, ICAM1 रिसेप्टर जो है वो आई थिंक किसके लिए होता है? हर्पीज वायरस, आई थिंक हर्पीज वायरस के लिए ICAM1 रिसेप्टर होता है। इस तरह डिफरेंट वायरसेस के लिए डिफरेंट रिसेप्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने HIV को हमने आगे डिस्कस करने तो HIV का बता दिया, क्योंकि जो T सेल्स के ऊपर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं तो वो हमारे पास इस तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ वायरस आके जुड़ जाता है और हमारे पास पहला जो प्रोसेस है अटैचमेंट या एब्जॉर्प्शन वाला वो भी हो जाता है। उसके बाद जैसे बैक्टीरियोफेज में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे वो जो बेस प्लेट है वो एक होल बनाएगा और ट्यूब अंदर कर देगा, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। तो वो अब ये वायरस किसी ना किसी तरीके से अंदर आने की कोशिश करेगा, उसको कहेंगे पेनिट्रेशन। उसको क्या बोलेंगे? पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन में एंडोसाइटोसिस भी हो सकती है और डायरेक्ट जो है जीनोम वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर आ सकता है। अब जरूरी नहीं है जीनोम यहीं पे रिलीज हो सकता है कुछ वायरसेस जो है ना उनके लिए जीनोम रिलीज करना जरूरी होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रिलीज करना जरूरी होता है। तो फिर पूरे के पूरे आएंगे, पेनिट्रेट करेंगे कहां पे? साइटोप्लाज्म में। लेकिन जब न्यूक्लियस के पास पहुंचेंगे तो वो सिर्फ जीनोम जो है वो न्यूक्लियस में दे देंगे और बाकी खुद को खत्म कर देंगे, तो वो एक अलग बात है। अब पेनिट्रेशन हो गई, वायरस किसी तरीके से अंदर आ गया, किसी तरीके से ये वायरस अंदर आ गया। तो अंदर आने के बाद क्या होगा? अगला स्टेप होगा अनकोटिंग। अनकोटिंग में क्या कहेंगे हम? अनकोटिंग में देखो हमने कहा कि जो वायरल जीनोम होता है, मेन चीज वायरल जीनोम है, उसके गिर्द कैप्सिड होते हैं। क्या होता है? कैप्सिड होते हैं, प्रोटीन्स का एक कैप्सिड होता है। तो सबसे पहले ये प्रोटीन डिग्रेड करेगा, ये अपने प्रोटीन क्या करेगा? डिग्रेड करेगा, ये प्रोटीन खत्म कर देगा और ये जो जीनोम है ये ऐसे रह जाएगा, ये जो जीनोम है ये खाली रह जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे अनकोटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अनकोटिंग। वो प्रोसेस जिसमें वायरल जीनोम एंट्री के बाद, याद रखना, जिसमें वायरल जीनोम एंट्री के बाद अपना जो कैप्सिड का स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड कर दे, वो खत्म कर दे और जीनोम को नेकेड कर दे, उस प्रोसेस को बोलेंगे अनकोटिंग। अनकोटिंग भी हो गई। अनकोटिंग के बाद होगी, अब जैसे कोई RNA वायरस है, याद रखना, जैसे ये अनकोटिंग हो रही होगी ना, इसी दौरान ये जब वायरस एक्सप्रेस हो जाएगा या नेकेड हो जाएगा तो जो हमारे पास होस्ट सेल की मशीनरी है ये इसको किसी न किसी तरीके से ब्लॉक कर देगा। खासतौर पर उसके कुछ वो एंजाइम्स जो कि न्यूक्लियस का काम करेंगे, जो कि न्यूक्लियस को काट सकते हैं, जो कि हमारे पास बेसिकली इस न्यूक्लियोटाइड्स को काट सकते हैं। तो उसको एटलीस्ट उनको उनका ब्लॉक करना जरूरी है। फिर कुछ वायरसेस पूरे के पूरे सेल को ब्लॉक कर देते हैं, कुछ वायरसेस खास फंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। हमने कहा वो जनरल में नहीं है, वो स्पेसिफिक ग्रुप्स में चला जाएगा। तो जब स्पेसिफिक हम पढ़ेंगे फिर स्पेसिफिक की बात करेंगे। यहाँ पे हो गई अनकोटिंग। अनकोटिंग के बाद अगला प्रोसेस होगा रेप्लिकेशन। अब इस वायरस ने खास तौर पर अगर इसने अपनी प्रोजेनी बनानी है, अपने बच्चे बनाने हैं, तो सबसे पहले अपना जो जीनोम है, ये जो जीनोम इसने रिलीज किया था, इसको रेप्लिकेट करेगा कि नहीं करेगा? इसकी कापियां बनाएगा ना। ये जो जीनोम है इसकी क्या बनाना शुरू कर देगा? कापियां बनाना शुरू कर देगा। ऐसा ही है, कापियां बनाएगा। तो वो कापियां बनाने का जो प्रोसेस है जिसमें वायरल जीनोम डुप्लीकेट करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन तो करेगा, साथ साथ में अगर उसको दोबारा से अपने वो बनाने हैं, कैप्सिड का स्ट्रक्चर बनाना है या टेल का स्ट्रक्चर बनाना है या वायरल अटैचमेंट प्रोटीन्स बनानी है, तो इस सारी प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन जीन की सूरत में होती है। जीन्स कहाँ पे होंगे? इस वायरल जीनोम के अंदर। लेकिन इस वायरल जीनोम के जीन्स को रीड करने के लिए चाहिए होता है RNA पॉलीमरेज।
क्या चाहिए होता है? आरएनए पॉलीमरेज। अब ये वायरस के पास अपना आरएनए पॉलीमरेज तो नहीं होता, तो वो होस्ट का आरएनए पॉलीमरेज यूज करके मैसेंजर आरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? मैसेंजर आरएनए। तो द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। वो प्रोसेस, सेंट्रल डॉग्मा का वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए या जीनोम से मैसेंजर आरएनए बनता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज हो सकता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो इसके आरडीपी आरपी के लिहाज से काफी सारे इसके अकसाम, उसको छोड़ो। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस जिसमें जीनोम से मैसेंजर आरएनए बनता है। क्या बनता है? जीनोम से मैसेंजर आरएनए बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन भी होगी वायरस की, और साथ में क्योंकि अब ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए नहीं चाहिए होता वायरस को चाहिए होते हैं प्रोटीन्स, वायरल प्रोटीन्स बनाएगा, वो इंटीग्रेज बनाएगा, वो प्रोटीएज बनाएगा, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाएगा, वो हमारे पास कैप्सिड बनाएगा, कैप्सोमर्स बनाएगा, टेल प्रोटीन्स बनाएगा, टेल फाइबर्स बनाएगा, उसको बहुत सारी प्रोटीन्स बनानी है। प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन उसके पास है, मतलब उसके पास एक घर कैसे बनाया जाए तो उसका नक्शा है, लेकिन उसके पास ईंटें नहीं है, उसके पास सीमेंट नहीं है, उसके पास सरिया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नक्शा है उसके पास। तो वो ईंटें, वो सरिया, वो सीमेंट, वो किसका उठाएगा? वो होस्ट सेल का उठाएगा और अपना घर बनाएगा। यहाँ पर भी वो सारी मशीनरी यूज करेगा होस्ट सेल की और अपने प्रोटीन्स बनाएगा, अपने वायरल प्रोटीन्स बनाएगा। तो वो प्रोसेस जिसमें मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है, क्या बनती है? प्रोटीन, चाहे वो एंजाइम हो या स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो, जो भी हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अब ये अलग से काफी इस पर प्रॉपर लेक्चर है, इस पे प्रॉपर लेक्चर होगा, डीएनए एप्लीकेशन पे प्रॉपर लेक्चर है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उन्होंने नाम दिए तो इतना तो पता हो कि ट्रांसलेशन क्या, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, खासतौर पर जो फर्स्ट ईयर वाले। तो वो प्रोसेस जिसमें जीनोम से या डीएनए से आरएनए बनते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और वो प्रोसेस जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो ये सारा काम जो है वो रेप्लिकेशन में हो जाता है। किसमें हो जाएगा? रेप्लिकेशन में हो जाएगा। रेप्लिकेशन में होने के बाद अब आगे क्या है? बिलफर्स रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन सब कुछ हो गई। ये वायरस एंटर हो गया था, इसने हाईजैक कर लिया था होस्ट के सेल को, और होस्ट सेल के हाईजैक करने के बाद इसने अपने वायरल डीएनए भी बना लिए थे बहुत सारे। ये वायरल डीएनए भी होस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट थे। इसने वायरल प्रोटीन्स भी बना लिए थे काफी सारे। क्या बना लिए थे? वायरल प्रोटीन्स भी ऐसे बना लिए थे, सब कुछ बना हुआ है। तो अब इन वायरल प्रोटीन्स का इस वायरल जीनोम को होना है, क्या होना है? इन वायरल जीनोम को होना है असेंबल। क्या होना है? असेंबल होगा। तो एक खास जगह होगी जहां पे हमारे पास ये बिलफर्स वायरल जीनोम आ गया, इसके गिर्द ये कैप्सिड की प्रोटीन्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? कैप्सिड की प्रोटीन्स। और साथ में जो हमारे पास वायरल अटैचमेंट प्रोटीन थी वो भी जुड़ जाएंगी, वायरल अटैचमेंट प्रोटीन भी जुड़ गई। इस तरीके से कई हमारे पास नए नए से वायरस बन जाते हैं, नए नए से वायरस बन जाते हैं, क्योंकि जीनोम भी अवेलेबल है और सारी चीजें भी अवेलेबल है। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस हुआ जिसमें जीनोम के गिर्द कैप्सिड्स आ गए, जिसमें जो प्रोटीन कोड बन गया वायरल जीनोम के गिर्द, इस प्रोसेस को बोलते हैं असेंबली। इसको क्या बोलते हैं? असेंबली बोलते हैं। और कुछ में जब ये असेंबली हो रही होती है तो जो विरियन, ये जो नई चीजें बनी इसको बोलते हैं इमेच्योर विरियन। इसको क्या बोलते हैं? इमेच्योर विरियन। अब जो इमेच्योर विरियन है वो बास जो स्पीशीज होती है वायरसेस की, वो जब बाहर आती है तो मेच्योर होती है। बास स्पीशीज में विरियंस क्या होते हैं? अंदर इमेच्योर होते हैं, जब बाहर आते हैं तो वो मेच्योर हो जाते हैं, वहां पे मैच्योरेशन होती है। बास वायरसेस में यहाँ पे जब असेंबली हो रही होती है उसी वक्त मैच्योरेशन भी साथ हो रही होती है, मतलब साथ ही असेंबली साथ ही मैच्योरेशन। तो इस वजह से हमारे पास जो फेडरल बुक है उसमें असेंबली और मैच्योरेशन को एक ही क्या दिया हुआ, एक ही स्टेप में दिया हुआ। ये हमारे पास एक स्टेप था, एक ये स्टेप है, एक ये वाला स्टेप है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी उन्होंने डाल दिया, फिर असेंबली और मैच्योरेशन को उन्होंने एक कर दिया। हालांकि ये अलग अलग है, कुछ वायरसेस में मैच्योरेशन रिलीज होने के बाद होती है, कुछ वायरसेस में मैच्योरेशन जो है वो रिलीज होने से पहले होती है। लेकिन बिलफर्ज हमारे पास ये एक विरियन बन गया, मैच्योर है इमेच्योर है छोड़ो, उस प्रोसेस को बोलेंगे असेंबली। असेंबली क्या है? जिसमें वायरल जीनोम के बाहर वायरल प्रोटीन्स अपना स्ट्रक्चर बना लेती हैं, उसको बोलते हैं असेंबली ऑफ वायरसेस। असेंबली हो गई, असेंबली होने के बाद मैच्योरेशन भी हो गई। अब रिलीज होने के दो तरीके हैं। रिलीज होने के क्या है? अब ये वायरस बिलफर्ज इस साइटोप्लाज्म के पास पहुंचा हुआ है अंदर की तरफ से। अब रिलीज होने के दो तरीके हैं, या तो ये बर्डिंग के जरिए निकलेगा। किसके जरिए निकलेगा? बर्डिंग। बर्डिंग क्या होती है कि हमारे पास ये वायरस है, ये साइटोप्लाज्म के करीब आएगा तो साथ ये साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा अपने साथ ले लेगा, ऐसे इसके अंदर आ गया वायरस, और ये यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगा, बर्ड की सूरत में निकल आएगा बाहर। किसकी सूरत में? बर्ड की सूरत में। तो अगर इसको गौर से देखो तो अंदर वायरस है और बाहर जो है इसी होस्ट सेल के इन्वेलप आ गई है। तो ज्यादातर जो अमूमन हमारे पास इन्वेलप वायरसेस होते हैं, कौन से वायरसेस? इन्वेलप वायरसेस, वो बड़े के थ्रू इस सेल से बाहर निकल आते हैं।
इनवैलिड वायरसेस किसके थ्रू निकलेंगे? बर्डिंग के थ्रू बाहर निकल आते हैं। कुछ नेकेड वायरसेस भी बर्डिंग के थ्रू ही बाहर आते हैं, जबकि कुछ जो हमारे पास वायरसेस हैं वो सेल को बस्ट कर देते हैं। सेल को क्या कर देते हैं? बस्ट कर देते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज की सूरत में जब लिटिक साइकिल हो रहा था, तो जब यहाँ पे असेंबली हो गई तो उसके बाद कुछ जो एंजाइम्स थे वो वायरसेस ने रिलीज कर दिए। किसकी सूरत में? लाइसोजाइम्स की सूरत में। उन्होंने इस सेल वॉल को वीक कर दिया था। वीक करने के बाद वहां पे धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, बस्ट किया सेल ने, और ये जो विरियॉन्स थे, ये जो बच्चे थे वायरसेस के, वो बाहर निकल गए थे। तो एक हमारे पास बर्डिंग की सूरत में ये निकल सकते हैं, दूसरा हमारे पास सेल बस्ट कर सकते हैं। सेल होस्ट के सेल को ये मार कर किल करके निकल जाते हैं बाहर। तो इस तरीके से सेल जो वायरस का प्रॉपर जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें एक साइकिल जो वायरस है वो इंटर कैसे करता है सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, उसके बाद निकलता कैसे। जैसे ये निकले तो ये जो नया वायरस निकलेगा, ये नया वायरस अब नए होस्ट की तलाश में होगा, ये किसी दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा और दोबारा से ये वायरस निकल के ये फॉर्म में आके दोबारा से किसी सेल में यही काम करेगा। तो यहाँ पे आके हमारे पास जो वायरस का लाइफ साइकिल है वो हो जाता है कंप्लीट। फिर से बता रहा हूँ, ये जनरल लाइफ साइकिल है कि जिसमें कोई भी वायरस हो उसमें ये सब जरूर होते हैं। अब कुछ वायरसेस में पेनिट्रेशन या अटैचमेंट अलग तरीके से होगी, किसी में अलग तरीके से पेनिट्रेशन होगी, किसी में अनकोटिंग बाहर होगी, किसी में अनकोटिंग अंदर होगी, लेकिन होगी सही। मतलब जैसे बैक्टीरियोफेज है वो अंदर सिर्फ अपना जीनोम छोड़ते हैं, वो क्या अपना जो उनका डीएनए होता है वही साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, बाकी अंदर नहीं आता। तो वहां पे अनकोटिंग सेल के बाहर हुई है। कुछ वायरसेस में अनकोटिंग सेल के अंदर होती है, तो वो अनकोटिंग हो जाती है। अनकोटिंग बाद रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन में भी जो आरएनए वायरसेस है, कौन से वायरसेस है? आरएनए वायरसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर रेप्लिकेट करेंगे। आरएनए वायरसेस कहां पे रेप्लिकेट करेंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। आरएनए वायरसेस कहां रेप्लिकेट करेंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। जो डीएनए वायरसेस हैं उनको रेप्लिकेट करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर इंटर होना पड़ेगा। किसके अंदर इंटर होना पड़ेगा? न्यूक्लियस के अंदर इंटर होंगे, वहां पे रेप्लिकेट करेंगे, फिर साइटोप्लाज्म में आएंगे, वहां पे प्रोटीन वगैरह बनाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन आरएनए वायरसेस साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते हैं, डीएनए वायरसेस कहां रेप्लिकेट करेंगे? न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेट करेंगे। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाती है, ये अपना जीनोम भी कॉपी कर लेते हैं वायरसेस, अपना जो कैप्सिड प्रोटीन्स है या जो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स है वायरस की वो बना देंगे, साथ में कुछ एंजाइम जो रिक्वायर होंगे वो भी बना लेंगे। ये सब कुछ बनाने के बाद क्या होगा? ये कंप्लीट हो जाएगा रेप्लिकेशन का प्रोसेस। उसके बाद उनकी होगी असेंबली कि जो चीजें बनी अब उनको किसी एक जगह रखना है। अब डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वायरसेस, डिफरेंट क्लासेस ऑफ वायरसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस में सारे जो अंदर से देखो, किसी में आरएनए प्रोसेस रेप्लिकेशन जो है 7 बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन हमने कहते हैं कि 7 ग्रुप्स है वायरसेस की, तो 7 के 7 में रेप्लिकेशन डिफरेंट तरीके से होगी। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड में डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो इसमें रेप्लिकेशन डिफरेंट तरीके से है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में रेप्लिकेशन डिफरेंट तरीके से, इसी तरह डबल स्टैंडर्ड आरएनए में रेप्लिकेशन डिफरेंट तरीके से है। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में रेप्लिकेशन डिफरेंट है, नेगेटिव सेंस में डिफरेंट है। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग जो हमारे पास होते हैं जैसे एचआईवी है उसमें रेप्लिकेशन डिफरेंट है, और जो हमारे पास सर्कुलर डीएनए वाले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वाले वायरसेस होंगे उनमें ये डिफरेंट है। ठीक है, तो हर स्पीशीज में हर क्लास में जो रेप्लिकेशन है उसका मैकेनिज्म डिफरेंट होगा, लेकिन प्रोसेस रेप्लिकेशन मतलब होगी, डीएनए उसका कॉपी होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगी। किस तरीके से हो रही है वो डिपेंड करता है कि वायरस की टाइप कौन सी है। लेकिन रेप्लिकेशन सब कुछ हो गया, उसके बाद असेंबली होगी। फिर कुछ वायरसेस में असेंबली होने के बाद वो वायरस बाहर निकल के मैच्योर होता है, कुछ वायरसेस में असेंबली और मैच्योरेशन एक ही साथ होती है। उसके बाद रिलीज में सारे वायरसेस तकरीबन 2 तरीकों से बाहर निकलते हैं। कुछ हमारे पास बड़े के जरिए बाहर निकलते हैं, कुछ नेकेड वायरसेस होते हैं जो कि एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर निकल जाते हैं। कुछ हमारे पास जो वायरसेस होते हैं वो सेल को बस्ट करके बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि लिटिक सेल में काम हुआ था बैक्टीरियोफेजेस वाला। तो वहां पे फिर यहाँ से ये जो सेल के बाहर वो निकल जाते हैं वायरसेस, और हमारा जो कंप्लीट हो जाता है सेल जो वायरस का लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल वो हो जाता है कंप्लीट। तो होप सो जो जनरल हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ इसका लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस है वो समझ आ गई होगी। इसमें ये एक लाइन याद रखो, अ पर्पल एप्पल माइट रेडन, इस चीज को याद रखो। तो इसमें हमारे पास A for attachment, P for penetration, U for uncoating, R for replication, A for assembly, M for maturation, R for redden। तो ये R for release। तो ये हमारे पास 7 के 7 जो स्टेजेस हैं वो हमारे पास हो जाते हैं कंप्लीट। एडवांस लेवल पे इंशाल्लाह हम वायरोलॉजी को बड़ी तसल्ली से और डिटेल से समझेंगे कि इसमें जो असेंबली कैसे होती है, पेनिट्रेशन कैसे होती है, अनकोटिंग कैसे होती है, रेप्लिकेशन, डिफरेंट ग्रुप्स की रेप्लिकेशन क्या होगी, इंपॉर्टेंट वो सारी चीज़ें हम तसल्ली से एडवांस लेवल पे समझेंगे। तो अभी फर्स्ट ईयर वालों के लिए इतना बहुत है, वो अभी भी बुक्स में इतना कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो यहाँ पे डिस्कस किया वो कहीं ना कहीं बुक में टच हुआ है या कोई वर्ड आया हुआ है या वो चीज़ें समझ नहीं आती तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, उसको थोड़ा खोल के लिखा हुआ। तो यहाँ पे आके हम एंड कर लेते हैं अपने लेक्चर को।
और होप्स आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो सब्सक्राइब कर दिया करो और मुझे दुआओं में याद रखो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह।